गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, हम लोग अपना जीवन जीते हैं, लेकिन जीवन क्या है, बराबर? व्हाट इज इट लाइफ? इस बारे में हम सभी के कुछ ना कुछ विचार जरूर होते हैं कि जीवन के बारे में सभी का अपना एक नजरिया होता है। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं जो अपनी जिंदगी अपने सोच के आधार पर जी रहे हैं। बच्चों, जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस जीवन को सुंदर बनाना हमारे हाथ में है। बच्चों, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी ही होनी चाहिए। जहाँ हमें पहुँचना है तो वो यात्रा भी हमें ही करनी होगी। पर सच तो यह है कि जीवन की यात्रा सीधी और सरल नहीं होती है। इसमें दुख, तकलीफ़ें हैं, संघर्ष और परीक्षाएं भी हैं। ऐसे में स्वयं को हर एक हालात में सहज रखकर वास्तव में काम करना एक कला है। तो बच्चों, आज हम ऐसे पाठ पढ़ने जा रहे हैं कि जीने की कला, बराबर? यहाँ पर नाम दिया हुआ है पाठ का कि जीने की कला। बच्चों, जीते सभी हैं, लेकिन हर एक का जीने का अंदाज अलग होता है। इसे लिखा है जो यहाँ पर लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बच्चों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर बराबर 1885 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। उनका असली नाम अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन अहमद था, लेकिन वह मौलाना आज़ाद के नाम से मशहूर हुए। बच्चों, मौलाना आज़ाद स्वतंत्र संग्राम के अहम लीडरों में से एक थे। वह लीडर के साथ साथ एक पत्रकार, कवि, लेखक और एक अच्छे स्वतंत्र सेनानी भी थे। क्या थे? स्वतंत्र सेनानी भी थे। भारत के आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। इनकी जो विचारधारा थी वह महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करती थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया। सन 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र में मौलाना अबुल कलाम प्रेसिडेंट बने। भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था तब सभी नेताओं की तरह जो प्रमुख नेता थे उनके साथ ये भी 3 साल जेल में बिताए थे और स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने। बच्चों,
मौलाना जी उर्दू, हिंदी, फारसी, बंगाली, अरबी, इंग्लिश आदि भाषाओं पर मजबूत पकड़ थी। बच्चों, स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री 1947 से 1958 तक के पद पर विराजमान रहे और 22 फरवरी 1958 को उनका निधन हुआ। बच्चों, मौलाना जी ने उन्होंने देश में यूजीसी, आईआईटी, आईआईएम और आईआईटी कॉलेज की स्थापना 1951 में खड़गपुर में की थी और अब भारत में लगभग 23 जितनी संस्थाएं हैं। कितनी हैं? 23 जितनी संस्थाएं हैं। और बच्चों, उनके जन्मदिन को भारत में नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो पाठ है यहाँ पर जीने की कला। अब उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। पाठ का मतलब देखेंगे यहाँ पर पाठ जो है। ओके, यहाँ पर है पाठ पाठ से पहले इस पाठ की हम थोड़ा सा पाठ का सारांश जो है उसके बारे में कि जीने की कला। लोग सदा जीवन को हर एक व्यक्ति का अपना जीने का अंदाज अलग अलग होता है, बराबर। और व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा वो करता भी है, पर जीना सबसे मुश्किल काम है। जीने की कला जीवन को हंसी खुशी में काट देना, हंसी खुशी में बिताना। लेखक के अनुसार चीनियों ने जीवन की समस्या को, लेखक ने बताया है कि उन्होंने सही ढंग को समझा है। उनके अनुसार दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सबसे क्या है, खुश है। किसके अनुसार? चीनियों के अनुसार। हर हाल में वो क्या, हमेशा प्रसन्न और खुश रहते हैं। और प्रसन्न रहना एक कला है और यह कला हर एक मनुष्य को सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गीद के कथन का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि खुश रहना मनुष्य की जरूरत ही नहीं है, बल्कि यह उसका नैतिक उत्तरदायित्व है। उसकी जिम्मेदारी बनता है कि हर एक मनुष्य क्या करे, हमेशा खुश रहे, अपनी जिम्मेदारी में लाए। हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है, यानी हम जितने खुश हैं हमारे आसपास के लोग भी हमें देखकर क्या खुश रहते हैं। हम दुखी रहते हैं तो आसपास का माहौल भी क्या, दुखी रहता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न हम उदास हो और न दूसरों को क्या उदास करें। हमारा जो जीवन है एक शीशा घर के समान है। हर प्रसन्न या उदास चेहरे का प्रतिबिंब एक समय में सैकड़ों आईनों पर पड़ता है कि हमारा चेहरा उदास है या खुश है। सैकड़ों प्रतिबिंब के आईने ने दर्पण, मिरर जो लोग देखते हैं तो उनसे पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, खुश है या दुखी है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, बराबर, एक लहरों से क्या होता है, हजारों लहरें बन जाती हैं। आप देखते होंगे जब समुद्र में लहरें आती हैं तो एक लहरें गायब होती, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी लहरें आती रहती हैं। हम खुश रहकर
हमारे आसपास के लोगों को भी क्या हम खुश करते हैं, और दूसरों को खुश देखकर हम भी क्या हमेशा खुश होते हैं। यदि हमारे चारों तरफ उदास चेहरा हो तो हमारी खुशी भी क्या हम खुश नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे। धर्म फिलोसोफर सदाचार ने जीवन की समस्या हल करने की क्या हमेशा कोशिश की है। उन्हीं पर उल्टा असर हुआ है, इसलिए उन पर बुझे दिल और सूखे चेहरे वाले इंसान की छाप लग गई है। यानी हम कहते हैं कि जो इंसान मतलब कि मुरझाया सा है, बराबर, और उसका चेहरा सूखा लेकर फिरता है, तो हम लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, अधिक धार्मिक है, अधिक फिलोसोफर है, अधिक समझ सदाचारी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि जहाँ सूर्य का चमकता हुआ मस्तक और हंसता हुआ चंद्रमा, झिलमिलाते हुए तारे, ये प्रकृति के तत्व, और वृक्षों की हरियाली और पक्षियों का कलवर, बहते पानी का तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की शोभा बिखरी हो, वहाँ बुझे हुए या मुरझाए हुए सूखे चेहरे के साथ कोई भी व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता है। इसलिए मनुष्य को क्या हमेशा खुश रहना चाहिए, ऐसा लेखक कह रहे हैं। तो बच्चों, अब हम पाठ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली जो लाइन है यहाँ पर, बराबर, पहली जो लाइन है, ओके, देखते हैं यहाँ पर पहली लाइन है, ओके। तो जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आजाद, बराबर, शिक्षाविद यानी शिक्षा शास्त्रीय, बराबर, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान, और चिंतक, चिंतक यानी चिंता करने वाला, ध्यान करने वाला। कौन? मौलाना। कौन से क्षेत्र में? शिक्षा शास्त्रीय के क्षेत्र में। आजाद स्वतंत्र, बराबर, क्या? आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। बच्चों, इस तरह का प्रश्न बोर्ड में पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, बराबर। तो इस तरह का क्वेश्चन याद कर लेना है। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री या आज़ाद स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, बराबर। और फिर वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी भाषा के ज्ञाता, ज्ञाता ने जानकार, जानकारी रखने वाले, प्रखर यानी प्रसिद्ध, बराबर, प्रखर और प्रसिद्ध विद्वान। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ललिता ने सुंदर, मनोहर, सुंदर दृश्यों का वर्णन किया है, और चिंतनात्मक दृश्यों का भी उन्होंने निबंध के रूप में लिखा है। इनकी दृष्टि में मनुष्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सही बात है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि मनुष्य को ही वरदान के रूप में क्या मिला है बच्चों? वाणी मिली हुई है, जिससे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। अन्य सजीव, अन्य दूसरे जो जीव जंतु हैं, उनसे मनुष्य क्या है? अलग है, और अलग वो रहता भी है। आगे, जीने की कला एक आवश्यक कला है, बराबर, कि जिंदगी जीना, कहते हैं ना, बोलना, बोलते सभी हैं, लेकिन कब, कितना, कैसे, किस तरह से बोले, वो भी क्या है? एक कला है। उसी तरह जीवन जीना भी क्या है? एक महत्वपूर्ण कला है, क्योंकि कला हर एक को आनी
चाहिए, चाहे वो उस मनुष्य सुख में हो या दुख में हो, बराबर। लेकिन कभी उसके चेहरे पर भाव नहीं, दुख का भाव नहीं आना चाहिए। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए, बराबर। व्यक्ति को इस कला से, कौन सी कला से? जीने की कला, कि कैसे उसको जीना है, भली भांति यानी अच्छी तरह से उसे परिचित होना चाहिए, उसका ज्ञान उसे होना चाहिए, उसे कैसे अपना जीवन जीना है। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए, कि अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को क्या करे, अच्छी तरह से वो जिए। मरते मरते जीने से जीना, मरते मरते नहीं जीना चाहिए, और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। बता रहे हैं कि मनुष्य को मरते मरते यानी दुखी होकर कभी जीवन नहीं जीना चाहिए, और मरने के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि जिंदगी में कितनी ही मुसीबत क्यों न आ जाए, बराबर। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है। हरियाली यानी हंसी खुशी, बराबर। हर एक मनुष्य को क्या चाहिए? जीवन में हंसी खुशी चाहिए। हम देखते हैं बच्चों, आज सभी की जिंदगी कैसे है? भागती हुई जिंदगी रेल की पटरी की तरह। किसी के पास किसी के लिए क्या शांति से मतलब कि 2 घड़ी मुस्कुराने के लिए वक्त नहीं है कि आपस में बैठ कर थोड़ी बातचीत कर सके। सूखेपन या बंजरता की नहीं है, बराबर। हर एक के जीवन में क्या चाहिए? मतलब कि हंसी मजाक चाहिए, मस्ती चाहिए, और जिंदगी सूखेपन या बंजरता, बंजरता यानी कि बंज मतलब कि जहाँ पर किसी भी तरह की जो जमीन होती है वहाँ सूखा होता है, वहाँ कुछ फसल कुछ भी डालो वहाँ उत्पन्न होता नहीं है, उसे कहते हैं सूखेपन या बंजरता। तो यह जो धरती है, धरती पर बसने वाले कौन है? मनुष्य है, बराबर। पर कौन है? भूमि, जन और जन की संस्कृति, और इन्हीं से क्या हुआ है? राष्ट्र का निर्माण हुआ है। तो बच्चों, खिले हुए पुष्प, बराबर, क्या? खिले हुए पुष्प, झरने, गाते पक्षी और बहती हवाएं आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। इसलिए कई बार कहते हैं ना, भाई थोड़ा टहलने जाओ, थोड़ा बाहर की दुनिया देखो। जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्या खिले हुए फूल दिखते हैं, झरने दिखते हैं, पक्षियों का कलरव दिखता है, नदी बहती हुई, हवाएं, और मनुष्य को भी देखते हैं कि क्या इस भीड़ वाली दुनिया भी मनुष्य क्या है? भाग रहे हैं, लेकिन उसमें भी लोग क्या आनंद ले रहे हैं। यानी लेखक का कहने के तात्पर्य है कि मनुष्य को क्या हमेशा खुश रहना चाहिए अपने जीवन में, बराबर। हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ यह है कि वस्तुतः यानी उसका मतलब यह होगा कि मतलब, वस्तुतः यानी मतलब हमारे धर्म, दर्शन, अध्यात्म के गहन दर्शन से मनुष्य की अनावश्यक, गंभीर और कृत्रिम बना दिया है, बराबर। क्या बना दिया है? कृत्रिम बना दिया। कृत्रिम माने बनावटी, नकली। हंसते हैं मनुष्य लेकिन अंदर से दुखी और परेशान है। किसी को देखेंगे क्या हल्की सी स्माइल देंगे। तो वही बता रहे हैं, हमारे धर्म, दर्शन, अध्यात्म के गहन अध्ययन से मनुष्य ने क्या किया है? आध्यात्मिक का गहन अध्ययन, गहरा अध्ययन किया है। गहना ने गहरा उन्होंने पकड़ बना ली है, और इन्हीं सभी से अनावश्यक ने जिसका कोई मतलब नहीं है, बराबर। और इन सभी से मनुष्य क्या हो गया है? मनुष्य व्यर्थ, बेकार में अपने चेहरे पर एक क्या बनावटी खुशी, बनावटी हंसी वो रखता है। उससे सहज नहीं रहने दिया है। किसने रहने नहीं दिया है? कि मनुष्य धर्म अध्यात्म में ज़्यादा चला गया है और बनावटी जीवन जीने लगा है। सच्चाई जो है, हकीकत जो है, जैसा वो है वैसा वो बाहर नहीं है।
जैसा अंदर है वैसा बाहर नहीं है। अंदर कुछ और है तो बाहर कुछ और है बच्चों। फिर इसके बाद जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना है। क्या है? आनंद की प्राप्ति। कि मनुष्य को जो जीवन मिला है वो जीवन में क्या करना है? लक्ष्य यानी गोल। हर एक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए को अपना जीवन अपना कोई भी काम करे पर हर एक काम में क्या प्राप्त करें? आनंद प्राप्त करें। पढ़ाई का काम कर रहे हैं तो उसमें भी आनंद, वाह कितना अच्छा लिखा है लेखक ने। खाना खा रहे हैं तो उसमें भी आनंद प्राप्त करें, वाह कितना स्वादिष्ट खाना, कितना अच्छा है। बात कर रहे हैं तो बात करने में उसकी कला, उसकी बातों को बराबर उसमें भी आनंद प्राप्त करें। जो भी काम कर रहे हैं हर एक काम में क्या करना है? आनंद प्राप्त करना है, जिससे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो काम में क्या आपको सिद्ध और साबित करना है, बराबर। कि जो भी काम कर रहे हैं वो काम कैसा है? बड़ा आनंददायक है, बहुत अच्छा काम है। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर फिर देखते हैं जो है फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर हम देखते हैं, बराबर। कौन सा? फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं यहाँ पर। ओके। लोग सदा इसी खोज में लगे रहते हैं, सदा ने हमेशा, कि जीवन के बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए, बराबर। कि हमेशा मनुष्य क्या करता है? नई नई खोजें करता रहता है और कुछ काम को ले आता है काम करने के लिए, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है। कि बड़े बड़े कामों को ढूंढते हो, काम करते हो, लेकिन मनुष्य भूल जाता है कि सबसे बड़ा काम खुद का जीवन है। अर्थात मतलब जीवन की हंसी खुशी में काट देना। यानी सबसे बड़ा काम जीवन का यह है, लाइफ का काम यह है कि अपने जीवन को कैसे बिताना है? हंसी खुशी में। कोई भी काम करो दुखी होकर के नहीं। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है। कि हंसी खुशी के अलावा कोई भी काम सरल नहीं, बाकी सब काम क्या है? कठिन है। इसलिए जो भी काम करे काम तो करना ही है। कहते हैं रो के करे या हंस के करे, तो रो के क्यों करे? हंस के करे, हंसते हंसते करे, बराबर। मर जाए काम कोई नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है। कि सबसे सरल सबसे अच्छा काम है हंसी खुशी का जीवन, और इससे बड़ा कठिन काम और कोई भी दुनिया में नहीं है। कि जीते रहिए, जिसने यह मुश्किल हल कर ली उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली, बराबर। कितना अच्छा लेखक ने यहाँ पे बताया है कि जिसने यह मुश्किल हल कर ली। कौन सी मुश्किल? कि जिंदगी में हमेशा क्या हंसते हैं मुस्कुराते हैं, कैसा भी काम क्यों ना हो, बराबर। उसने जीवन की क्या सबसे बड़ी गुत्थी, बराबर। गुत्थी का मतलब यहाँ होगा मुसीबतें, उलझने, समस्याएं। बच्चा देखेंगे कि जिंदगी क्या है कि उलझन है, बराबर। कि कोई भी आदमी देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होती, कुछ ना कुछ समस्या तो आती रहती, लेकिन समस्या कोई परमानेंट, कोई हमेशा के लिए नहीं होती है। लेकिन जैसे समस्या आती है वैसा मनुष्य क्या होता है? नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसी समस्या में वो उलझा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बराबर। और फिर तो मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए? तो मनुष्य को बच्चों हंसते मुस्कुराते हुए जीवन जीना चाहिए, मुश्किलों में अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। आगे लेखक कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा है। किसने समझा है? प्राचीन चीनियों ने, कि जीवन को कैसा जीना चाहिए, जिंदगी को कैसा जीना चाहिए। उन लोगों ने समस्या का हल सही ढंग से निकाल लिया, समझ लिया है। कि उनके अनुसार, बराबर, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है
इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। दृष्टिकोण यानी देखने और समझने की। जब देखो तब चीनियों का चेहरा क्या होता है, दुनिया में सबसे वही बुद्धिमान व्यक्ति वह हैं और सबसे खुश भी वही है। लेखक ऐसा कह रहे हैं। कौन सबसे बुद्धिमान और खुश है? प्राचीन चीनी लोग, बराबर। तो उनको देखने से, सोचने समझने से ऐसा लगता है कि वही लोग क्या हैं, सबसे अधिक बुद्धिमान और सबसे अधिक समझदार वही लोग हैं, बराबर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं बच्चों, और नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है कि, और ये प्रश्न भी बच्चों बोर्ड में इस तरह से इसको पूछा जाता है, बराबर, कि प्रश्न जो यहाँ पर है कि चीनी वाला, ओके, बुद्धिमान, बराबर, सच बुद्धिमान कौन है? प्राचीन चीनी, ओके, ये वाले। अब उसके बाद देखते हैं कि हाँ, अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर आप अपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है तो विश्वास कीजिए कि अपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। संसार के हर एक हालात में कितना भी समस्या क्यों न हो, उसमें क्या करना है? खुश रहना है, हंसते रहना है। और जिसने ये सीख लिया, उस पर वो क्या, उसने सबसे महान काम सीख लिया जीवन में। अब इसके बाद इस सवाल की जरूरत ही नहीं रही कि आपने और क्या क्या सीखा है। मतलब कि खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी क्या कहते रहिए, अपने चेहरे उदास ना होने दे। लेखक कह रहे हैं खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास होने ना दे। कहते हैं कि एक स्माइल से जब फोटो अच्छी आ सकती है तो हमेशा जो भी काम करे, कैसा काम करे, मुस्कुराते हुए हंसते हुए काम करने की लेखक यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, बाकी आने वाले समय पाठ की चर्चा करेंगे और इस पाठ के शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद, थैंक यू।